वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और दोस्तों हमारा ये बैच चल रहा है न्यू बैच जून 2021 का, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों इस पे सिलेबस का कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं प्रगतिवादी युग को। क्लास 27 है, इससे पहले की क्लासेस हमने देख ली थी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई होगी। वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर के साथ सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों क्या है कि हम लोग बहुत सारे इस पे वीडियोस और क्वेश्चन आंसर पोस्ट करते रहते हैं। जो वीडियोस आप देखते हैं, जिन क्वेश्चंस का आप जवाब देते हैं, हमेशा देते हैं, तो उससे भी आपका लाभ होते रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। प्रगतिवाद में देख लेते हैं प्रगतिवाद युग। सन 1935 के आगे कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद के आधार पर चलता है, जिसमें चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का ही साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। ठीक है, सन 1935 के आगे के जो कुछ वर्ष हैं उनको क्या कहते हैं, प्रगतिवाद युग के अंतर्गत गिना जाता है, माना जाता है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। तो देख लेते थोड़ा सा और इसमें। छायावाद के पश्चात हिंदी साहित्य में नई विधाएं देखने को मिली थी हमको, जिनमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता सम्मिलित है। इन आंदोलनों ने अपने पूर्ववर्ती काव्य संस्कारों से संघर्ष करते हुए जन्म लिया था। ठीक है, प्रगतिवाद की सबसे पहले वो देख लेते हैं कि अवधारणा क्या है, प्रगतिवाद का अर्थ क्या है। प्रगति का जैसे अर्थ है आगे बढ़ना या उन्नति करना। प्रगतिवाद उन विचारधाराओं एवं आंदोलनों के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है जो आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर रहे हों। ठीक है, 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विचारों के प्रचार को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया। इसकी एक शाखा भारत में भी स्थापित की गई थी। 1936 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, फिर है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। वर्ष 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन मतलब प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहाँ पर भारतीयों में से कुछ सामाजिक विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। कहाँ हुआ था? E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में लंदन में 1935 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद जी
की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, 1936 में प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में। प्रगतिशील की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? प्रगतिवाद की या प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टि, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना, ईश्वर के प्रति अनास्था। ये है प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। शोषण का विरोध, या फिर दूसरी तरीके से देखें तो शोषण का विरोध, समतामूलक समाज का निर्माण, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन, नारी विषयक दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, उपयोगितावाद, प्रतीक, योजना, भाषा, शैली, ये सारी क्या थी? इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां थी। फिर है वैद्यनाथ मिश्र। प्रमुख इनके क्या हैं जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उन पर बात कर लेते हैं। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनके बारे में पूछा गया है कि नागार्जुन का असली नाम या वास्तविक नाम क्या है, तो याद रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं और इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका निधन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय, दरभंगा, जो कि बिहार में है, यहाँ हुआ था। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक पत्रिका तथा 1942 से 1943 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की थी। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हिंदी में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा वैद्यनाथ मिश्र, या जिन्हें हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह है के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर, जो कि भस्मांकुर इनका खंड काव्य है। तो ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी अन्य कृतियों में बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का ढाबा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे हैं। तो दोस्तों इन पर जो प्रश्न पूछता है वो ये है कि इनके प्रसिद्ध, जो इनका वास्तविक नाम से पूछ लेता है इनमें से इन पत्रिकाओं का संपादन क्या किया था, या नागार्जुन ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। दूसरा कि ये प्रश्न पूछता है कि हिंदी साहित्य में और मैथिली साहित्य में, हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करने वाले निम्नलिखित में से कौन है। और एक ये भी है पत्रहीन नग्न गाछ, ये किसकी रचना है, और इनमें से कुछ रचनाओं के नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। रामविलास शर्मा जी के बारे में देख लेते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवाद समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज के एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं बल्कि
समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि रामविलास शर्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आलोचना मतलब कंपैरिजन जो करते हैं, दूसरी चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, वो दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ना कि किसी एक पक्ष को। रामविलास शर्मा की समीक्षात्मक जो कृतियां हैं उनमें है प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृत 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। तो दोस्तों रामविलास शर्मा जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। वे हिंदी साहित्य में एक आलोचक, भाषा विज्ञानी तथा चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक, कवि तथा आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य के विकास में रामविलास शर्मा जी का जो स्थान है वो रामचंद्र शुक्ल जी के बाद आता है। ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस के संपादक भी रहे हैं। हंस पत्रिका है उसके संपादक भी रहे हैं ये। इनकी कविताओं का सौंदर्य, सादगी, वेग और सहजता है। रूप तरंग, सदियों से सोए जाग उठे, प्रतिनिधि कविताएं, चांदनी, परिणति, सिलहार, शारदिया, नीलाभ, झील पर, दीवा स्वप्न इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा जी वर्ष 1986 से 87 में हिंदी अकादमी के प्रथम सर्वोच्च सम्मान शलाका सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं। इसके अतिरिक्त 1991 ईस्वी में इन्हें प्रथम व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम आता है यहाँ पे। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिशील काव्यधारा के केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा मार्च 1947 में प्रकाशित हुई थी। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृति में मुखरित किया है। ठीक है। फिर है केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी है मेरे तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें इत्यादि। ये किसकी हैं? ये सारी केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं आगे। त्रिलोचन शास्त्री जी का नाम भी इसमें आता है। त्रिलोचन शास्त्री जी के उसमें हम देखेंगे कि त्रिलोचन शास्त्री जी की कविता हिंदी के अलावा अवधी बोली, अवधी मतलब पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन शास्त्री का साहित्य पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ और आगे चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री के बारे में ये कहा गया है। हिंदी की प्रगतिशील कविता के त्रयी स्तंभों में से प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में 20 अगस्त 1917 में हुआ था। इनका मूल नाम मतलब वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। ठीक है। और इनकी जो कविता संग्रह है उसमें बात कर लेते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, शब्द अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर, चैती, अन कहानी भी, जीने की कला। और कहते क्या हैं 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें ताप के ताए हुए दिन कृति के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है। त्रिलोचन जी ने अवधि में अच्छी रचना अमोल लिखी।
जिसमें 2700 बरवय हैं। फिर नाम आता है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का। गजानन माधव मुक्ति बोध, इनके बारे में ये है कि मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है ये पूछता है परीक्षा में, गजानन माधव मुक्ति बोध। इनका जन्म ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में संपन्न रहे हैं। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई है। इनके अन्य काव्य संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी आदि हैं। चंबल की घाटी में आदि इनकी रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध जी ही हैं। मुक्ति बोध ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने संशोधित और परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित किया। भारत इतिहास और संस्कृति मुक्ति बोध के जीवन की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई है। तो ये था गजानन माधव मुक्ति बोध जी के बारे में। क्या कहते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 इस नाम से इन्होंने एक रचना निकाली, जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को पढ़ने के लिए अवेलेबल है। प्रगतिवाद पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज का नाम सुभद्रा रखा था। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी दिनकर जी का दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य लेते हैं। एक है हमारे, अभी तक हमने किनके बारे में नहीं पढ़ा है, रांगे राघव के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं कि रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अल्पायु में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1982 ईस्वी में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद एक रिपोर्टाज तूफानों के बीच लिखा, जो हिंदी में चर्चा का विषय बना। तूफानों के बीच उसका नाम है, ठीक है। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रतिवादी कवि थे। इन्होंने कविता के साथ साथ कहानियां, उपन्यास और आलोचनाएं लिखी हैं। कविता के क्षेत्र में ये प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं, जिसमें नवीन विषय योजना के साथ साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी लक्षित होते हैं। रांगे राघव वर्ष 1947 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1954 में डालमिया पुरस्कार, वर्ष 1957 और 59 में उत्तर प्रदेश सरकार का पुरस्कार, वर्ष 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए और 1966 ईस्वी में मरणोपरांत उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया। रांगे राघव की कविताओं में समाजवाद चिंतन और उससे अनुप्राणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। राह के दीपक कविता संग्रह को प्रगतिशील धारा में रखा जाता है, जिसमें युगीन यथार्थ के संबंध में प्रगति छवि का भी अंकन किया गया है। रांगे राघव के काव्य संग्रह हैं पिघलते पत्थर, श्यामला, अजय खंडहर,
मेधावी राह के दीपक पांचाली रूप छाया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। अगली वीडियो में हम इसके आगे का थोड़ा सा पोर्शन लेके आएंगे जिसमें हम लोग प्रमुख कवि, अभी हमने नई कविता भी नहीं पढ़ा है और प्रगतिवाद बस हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसके बाद हमारे कई सारे टॉपिक हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या हो रही है तो आप हमें बताते रहें किस तरह से हम आपकी तैयारी अच्छे से कराएं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसी हिसाब से हम तैयारी करें ताकि हमारा एग्ज़ाम में प्रॉफिट हो सके। तो अगला टॉपिक होगा हमारा प्रयोगवाद और नई कविता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।